पोलिश कहानी औरत, मेंढक और शैतान। यह कहानी पोलैंड की प्रख्यात लेखिका ओल्गा टोकारचुक द्वारा लिखी गई है। यह कहानी दरअसल उनके उपन्यास द इम्प्यूजियम हेल्थ रिसोर्ट का अंश है। ओल्गा टोकारचुक को साहित्य के 2 बहुप्रतिष्ठित पुरस्कारों इंटरनेशनल बुकर प्राइज और नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। इस कहानी का हिंदी रूपांतरण अनुरोध यादव द्वारा इसके अंग्रेजी संस्करण से किया गया है। अब सुनिए औरत, मेंढक और शैतान का हिंदी रूपांतरण। वाइनिक्स एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम था। पूरे लोफ नगर में उसके रहन सहन का ढंग चर्चा का विषय था। वह बहुत धनी और सुंदर था। 50 पार का होने पर भी उसके सिर के बाल काले और घने थे। वह रोज शेविंग करता था और मूंछों पर तेल लगाकर ऐंठता रहता था। वह एक शानदार व्यक्तित्व का धनी था, लेकिन एक विधुर का जीवन जीता था। वह चाहता तो एक अच्छी औरत से दोबारा शादी कर सकता था, लेकिन उसका यकीन पूरी तरह से औरतों की तरफ से उठ चुका था, क्योंकि एक बच्चा पैदा होने के बाद हुई कमजोरी और डिप्रेशन के चलते उसकी बीवी स्वर्ग सिधार गई। इससे उसे इतना दुख हुआ कि वह अपनी तौहीनी महसूस करने लगा। वह सोचता था कि जिसे वह प्राणों से भी ज्यादा चाहता था, ऐसी बीवी उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसकी माँ भी कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई थी। उसके परिवार में औरतें कम उम्र में ही मर जाती थी। पता नहीं कितनी जोखिम भरी जिंदगी उन्हें जीनी होती थी कि वे सहन नहीं कर पाती थी और यह दुनिया छोड़कर चल बसती थी। उसके बाद अपने लोगों के मन में उनकी एक याद भर रह जाती थी, जो धीरे धीरे क्षीण होती जाती थी। इसलिए वाइनिक्स की दिलचस्पी औरत जाति में ही खत्म हो गई। वाइनिक्स का एक ही पुत्र हुआ, मिक्सिस्लाव। उसकी यादों में उसकी आया आती रहती थी, लेकिन उसका मुंह वह नहीं देख पाता था, क्योंकि वह किसी चीज से ढका हुआ रहता था। वह झुर्रियों से भरे उसके हाथों के साथ खेलता रहता था। वह अपनी चुटकियों में उसकी ढीली ढाली चमड़ी को तब तक दबाता रहता था जब तक कि उसमें कसावट न आ जाए। वह अपने मन में कल्पना करता था कि अगर वह सारी ग्लिसरीन निचोड़कर उसकी चमड़ी को मुलायम कर ले जाएगा तो हो सकता है कि उसे बुढ़ापे से बचा सके, लेकिन वह ऐसा न कर सका। उसके पिता को यकीन था कि राष्ट्रीय आपदाओं और असफलताओं के लिए बच्चे का अतिशय प्यार दुलार से किया गया पालन पोषण जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसी वजह से उसमें शर्मीलापन, घिनौनापन, नकारात्मकता जैसी विकृतियां पैदा होती हैं, जिसे आजकल फैशन के तौर पर व्यक्तिवाद कहा जाता है, जिसे उसने कभी भी सही नहीं माना। मर्दानगी, लोक कल्याण, जोश, तर्कवाद, व्यावहारिकता उसके लिए ज्यादा मायने रखते थे। सबसे अधिक वह व्यावहारिकता का मुरीद था। मिक्सिस्लाव की प्रगतिशील शिक्षा के लिए वाइनिक्स ने अपनी बीवी की जमीन जायदाद बेचकर लोफ में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदने का निश्चय किया। वह वहां पर कुक, नौकरानी और आया के काम के लिए ग्लिसेरिया को अपने साथ ले गया। तब से वे लोफ में एक सम्मानित परिवार के रूप में रहने लगे। उसका यह फैसला बहुत अच्छा था। शहर में मकान लेकर रहने का उसका विचार बहुत ही व्यावहारिक और लाभदायक साबित हुआ। शहर में रहने से बिजनेस करने में उसे सहूलियत हो गई, जिससे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और उसके रहन-सहन में भी काफी सुधार हो गया। जब वह गांव में रहता था तो किसी काम के लिए गांव से शहर जाना बड़ा मुश्किल लगता था। वाइनिक्स एक उद्यमशील और साहसी आदमी था। अपनी औरत की प्रॉपर्टी बेचने से उसे जो पैसे मिले, उससे उसने शहर में अपार्टमेंट खरीदने के अलावा कुछ पैसे से गांव में एक छोटा सा फार्म हाउस खरीदा और बाकी बचे पैसे को गैलेसियन रेलवे के शेयर में लगा दिया। इतना सब कुछ कर लेने के बाद उसके पास अच्छी खासी आमदनी का स्रोत हो गया, जिससे वह अपने पुत्र के साथ आधुनिक स्टाइल की जिंदगी जीने लगा। घर की कोई भी चीज खरीदते समय वह कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता था।
उसके रहन सहन के स्तर को देखकर उसके पास दूसरी शादी के बहुत से प्रस्ताव आने लगे, लेकिन वाइनेक्स के मन में उसकी पहली पत्नी की सूरत इस कदर बस चुकी थी कि कोई भी औरत उसके सामने फीकी लगती थी। परिणाम यह हुआ कि मिक्सी स्लाव औरत के रूप में सिर्फ ग्लिसेरिया से ही परिचित हुआ और वही उसकी यादों में बस गई। वही उसकी माँ बन गई। उसे खाना खिलाती, पानी पिलाती, उसको नहलाती धुलाती। उसके प्यार दुलार सेवा भाव के प्रति वह इतना कृतज्ञ था कि उसे माँ की तरह प्यार करने लगा, लेकिन उसका पिता उसे ऐसा करने ही नहीं देता था। वह ग्लिसेरिया को महज एक नौकरानी तक ही सीमित रखता था और उस मोटी थुलथुल अधेड़ औरत पर ज्यादा यकीन भी नहीं करता था। वह उसके मोटापे से घृणा करता था और डाउट करता था कि वह खाने पीने की चीजें चुरा लिया करती होगी। इसलिए जितना उसे देना चाहिए था उतना मेहनताना भी नहीं देता था। मिक्सी जब बच्चा था तो नहाना नहीं चाहता था। नहाने में वह बड़ी मुश्किल पैदा करता था। उसका पिता देर तक उसे मनाता रहता और तब किचन में ग्लिसेरिया के पास ले जाता, जहां फर्श पर एक टब में गर्म किया हुआ पानी रखा होता था। मिक्सी को इतना याद तो नहीं आता कि नहाते समय उसके पिता वहां मौजूद होते थे या नहीं। नहाने के साबुन और साफ तौलिए की स्मेल उसे आज भी अच्छी तरह याद है। ग्लिसेरिया मिक्सी को अपनी नंगी मांसल बाहों में लिए हुए बाथटब की तरफ जब जाती तो वह खुद अपने कपड़े उतारने में उसकी मदद करने लगता था। जब तक मिक्सी स्नान करता रहता था तब तक ग्लिसेरिया पोलिश या यूक्रेनियन भाषा में कुछ गुनगुनाती रहती थी, जैसा कभी किसी ने नहीं किया था। वह उसे तरह तरह के प्यारे प्यारे नाम लेकर दुलराती रहती थी, जैसे मेरा चुन्नू मुन्नू, मेरा बाबू, मेरा नन्हा मुन्ना, मेरा प्यारा लल्ला आदि। ये नाम मिक्सी को बहुत अच्छे लगते थे। मिक्सी का पिता बार बार एक ही बात कहता था कि औरतें बहुत नमकहराम और बेवफा होती हैं और बात बात पर आंसू बहाकर मर्दों को अपने बस में करने की कोशिश किया करती हैं। तो उसकी समझ में नहीं आता था कि वह क्यों ऐसा कहता है। लेकिन उसका अंकल जो एक फौजी जवान था वह भी उससे वही बात कहने लगा। वह कहता था कि यह जानना ही मुश्किल है कि कब औरतों पर विश्वास किया जाए और कब न किया जाए। वे अपने मन की मालिक होती हैं और उनका मन कब फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वे इस तरह फिसलती हैं जैसे सांप या सिल्क का कपड़ा। फिसलने में उनका कोई सानी नहीं। किसी एक बात पर उनका टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसका कोई ठिकाना नहीं कि वे कब हाथ से निकल जाएं और तुम्हारी मूर्खता पर हंसने लगे। इसी सिलसिले में उसका अंकल एक पुरानी कहावत कहता था कि औरत, मेंढक और शैतान की गजब की तिकड़ी है। तीनों आपस में सगे लगे हैं। इसका मतलब समझने के लिए मिक्सी बहुत छोटा था। वह समझ नहीं पाता था कि उसके फौजी अंकल ऐसा क्यों कहते हैं। क्या सचमुच में औरत, मेंढक और शैतान में कोई संबंध है? अगर ऐसा है तो औरत को आरामदेह चमचमाते घरों से दूर जंगल की दलदली एरिया में रहना चाहिए। जब वह कभी ग्लिसेरिया को उकड़ू मुकड़ू अपना सिर ऊपर करके बैठे हुए देखता था तो वह उसे एक बड़े मेंढक की तरह लगती थी। लेकिन शैतान से उसकी समानता वह नहीं कर पाता था क्योंकि उसने किसी शैतान को कभी देखा ही नहीं था। ग्लिसेरिया अब बूढ़ी हो गई, इसलिए घर के काम जैसे कपड़े धोने, बर्तन चूल्हा चौका करने में उसे परेशानी होने लगी। इसलिए उसने वाइनेक्स के घर का काम छोड़ दिया। तब मिक्सी 7 साल का था। उसके पिता ने भी सोचा कि अब ग्लिसेरिया की कोई जरूरत नहीं है। उसने मिक्सी का एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया। फिर मास्टर से बात करने के बाद जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने अपने बेटे को वहां भेज दिया, लेकिन दुर्भाग्य से मिक्सी वहां ज्यादा दिनों तक टिक न सका। उसके बाद मिक्सी को घर पर ही फुल टाइम 3 ट्यूटर रख दिए गए। तीनों उसे पढ़ाने के लिए बारी बारी घर पर आने लगे। इस तरह उन पर ढेर सारा धन भी खर्च होने लगा, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं था।
उन्हें कोई न कोई शिकायत हमेशा लगी रहती थी। आखिरकार तीनों को हटा दिया गया। ग्लिसेरिया की जगह पर घर के काम करने के लिए जोजेफ को रख लिया गया। वह घर के सभी काम करता था और बाजार जाकर खाने पीने का सामान भी लाता था। तहखाने से कभी कभी आलू गोभी वगैरह लाने के लिए वह मिक्सी को भेज दिया करता था और यह काम करके मिक्सी अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। तहखाने में जाने का मतलब था कि वह भय से दूर हो गया है, क्योंकि मोमबत्ती जलाने में उसकी उंगलियां कांप जाती थी। तहखाना अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार का था। बाएं तरफ जाकर फिर दाहिनी तरफ मुड़ जाना था। आलू को अंधेरे और सीलन भरे एक कोने में रखा जाता था और उसी के बगल में गोभियां और कुछ खीरे रखे जाते थे। गर्मी के दिनों में आलूओं से सफेद सफेद अंखों निकलने लगते थे। एक बार उसे वहां एक बड़ा सा मेंढक आलू के ऊपर दिखाई दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मिक्सी डर गया। वह जोर से चीखा और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा, लेकिन उसके पिता ने फिर दोबारा लौटकर वहां जाने के लिए कहा। जब वह वापस गया तो मेंढक वहां से कहीं दूसरी जगह चला गया था। उसके बाद जब भी वह तहखाने में जाता तो मेंढक के बारे में सोचने लगता था। उसकी नजरें उसे इधर उधर खोजने लगती थी और कहीं न कहीं वहां वह नजर आ भी जाता था। फिर वह उसे मारने के बारे में सोचने लगा। उसके ऊपर पत्थर फेंकने की कल्पना से वह रोमांचित हो जाता था और उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी। लेकिन मेंढक को मारने के बाद के परिणाम को सोचकर वह डर गया। पत्थर से कुचल जाने के बाद वह आलू को दूषित कर देगा, जिसे वह कभी भी भूलेगा नहीं। हर संडे को बाप बेटे निकट के एक रेस्टोरेंट में जाकर खूब खाते पीते और अपने आप को यह यकीन दिलाने की भरसक कोशिश करते थे कि बिना औरत और किसी योग्य खानसामा के भी मजे से कैसे रहा जा सकता है। लोफ के पांसका गली में स्थित उनका अपार्टमेंट बहुत आरामदायक और रोशनी युक्त था। डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम की खिड़कियां गली की तरफ खुलती थी, जो हमेशा शोरगुल से भरी होती थी, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ काम हमेशा चलता रहता था। खंजे की ईंटों को बार बार उखाड़ा जाता था और फिर से लगाया जाता था, लेकिन कुछ सालों के बाद वहां रहने के उपरांत वे उसके इतने आदी हो गए कि उनका मन वहां खूब रम गया और वाइनेक्स को वह जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण लगने लगी। जब मिक्सी 13 साल का हुआ तो एक जर्मन स्कूल में उसका दाखिला कराया गया ताकि वह वहां आगे की पढ़ाई की तैयारी कर सके। घर से स्कूल वह बर्नार्डाइन मॉनेस्ट्री के पास से गुजरता हुआ दिन में 2 बार आता जाता था और वही कोलवा स्ट्रीट और जार्नेकी स्ट्रीट की दुकानों पर अपनी नजर दौड़ाता हुआ वह फायर ब्रिगेड स्टेशन को पार करता था। वहां से गुजरते हुए उसके मन में फायर ब्रिगेड स्टेशन के प्रति मॉनेस्ट्री की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धा उमड़ती थी, इसलिए स्टेशन के जवानों को वह रुक रुक कर बार बार निहारता रहता था और वर्दी में उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर वह निहाल हो जाता था। उनकी क्रियाशीलता देखकर उसके रोम रोम पुलकित हो जाते थे। ज्यादातर रैम्पार्ट गली के पार्क के पुराने पेड़ों के नीचे से होकर वह टहलते टहलते स्कूल पहुंचता था, जिसके टावरों की ऊंचाई शहर में सबसे ऊंची थी, एकदम से उसी तरह जैसे डार्मिशन चर्च की 3 मीनारें आकाश को चूमती थी। इस चर्च में कभी कभी वह अंदर झांक कर देखता था। वहां उसे एक देवदूत का चित्र दिखाई देता था। उसे देखकर वह सचमुच खुशियों से भर जाता था। वह उसे 4 उंगलियों वाला देवदूत कहता था। हालांकि उसका नाम गैब्रियल था और उसे यह पता था क्योंकि वह उसके बगल में ही लिखा हुआ था, लेकिन उसे 4 उंगलियों वाला देवदूत कहने की उसकी वजह थी। उसे बनाने वाले कलाकार ने उसे इस तरह से चित्रित किया था कि उसका अंगूठा दिखाई नहीं देता था। मिक्सी इस पर अचंभित तो रहता था, लेकिन पूर्णता में भी अपूर्णता देखकर उसे कुछ कुछ रिलीफ भी मिलती थी। इस जरा से अधूरेपन की वजह से वह देवदूत को अपने करीब पाता था। देवदूत तो नर के रूप में जाने जाते हैं,
लेकिन वह 4 उंगलियां वाला देवदूत इसका अपवाद था। इसका अपना अलग ही अलहदा कोई लिंग था, न नर न मादा, शायद दैवीय। स्कूल में मिक्सी को जर्मन भाषा मिस्की बाम द्वारा पढ़ाई जाती थी। वे एक विशाल कद वाले और सुंदर देहयष्टि के धनी व्यक्ति थे। मिक्सी की क्लास 4 ग्रुपों में बंटी हुई थी। पहली क्लास पोलिश, दूसरी यहूदी, तीसरी यूक्रेनियन और चौथी क्लास तमाम भाषाओं को मिलाकर चलती थी, जिसमें अनेक भाषाओं का ज्ञान उसे कराया जाता था। क्लास के सारे बच्चे उसे बड़े शरारती लगते थे, इसलिए वह एक साइड में अलग बैठा करता था। फिर भी डरता रहता था कि किसी से उसका लड़ाई झगड़ा न हो जाए। उसे मारपीट से बहुत डर लगता था। सिर्फ एनाटोल नामक एक लड़के से उसकी दोस्ती थी, जिसे सब लोग तोलक कहकर बुलाते थे। उसके पिता यहूदी थे और एक नामी गिरामी दंत चिकित्सक थे। तोलक बहुत अच्छे चित्र बनाता था। मिक्सी को उसकी कलाकारी बहुत आकर्षित करती थी। कभी कभी वह अपना पेंसिल बॉक्स तोलक को दे दिया करता था। वह पेंसिल बॉक्स से खेलता रहता था। वह उसकी सारी पेंसिलों को निकालकर बड़े सलीके से सजाता था और उसकी नोकों को अपनी उंगलियों के पोर से छू करके देखता था, तो उससे मिक्सी को इतना मजा आता था कि उसका पूरा शरीर सर से पांव तक रोमांचित हो जाता था। वे दोनों ही वहां आउटसाइडर थे और एक साथ मिलकर के उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया हुआ था। उसके पिता सोचते थे कि मिक्सी का अनियंत्रित और भ्रमित मन चेस खेलने से व्यवस्थित हो सकता है, लेकिन जब चेस खेला जाता था और सम्राट खुद उसको देखने के बड़े शौकीन थे। उच्च कुल में व्यक्तियों का यह एक सगल के समान था। फिर भी वाइनेक्स सोचता था कि अगर उसका बेटा चेस बोर्ड के इर्द गिर्द खड़े होकर के उसे सिर्फ देखता रहे तो भी कुछ फायदा उसे होगा ही। इसलिए रोज वह लंच के बाद आराम करने के समय उसे लेकर बाहर चला जाता था और टेबल पर चेस बोर्ड लगाकर बैठ जाता था और पहली चाल मिक्सी को चलने के लिए कहता था। जब भी लड़के से कोई गलती होने लगती थी तो वह उसे प्रोत्साहित करने लगता था। जब बेटे की समझ में कुछ नहीं आता था कि उसे कौन सी चाल चलनी है, तो वाइनेक्स उठकर सिगरेट पीने लगता था और दूसरी तरफ चला जाता था, जबकि मिक्सी वहीं बैठे बैठे अपनी चाल के बारे में तब तक माथापच्ची करता रहता था जब तक कि उसे कोई रक्षात्मक या आक्रामक चाल समझ में न आ जाए। धीरे धीरे मिक्सी की समझ में तो चालें आने लगी, लेकिन सच में कहा जाए तो चेस में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। मिक्सी सबसे ज्यादा गणित और केमिस्ट्री पढ़ता था और उसके पिताजी भी वही चाहते थे, यह मिक्सी को पूरा यकीन था। इन विषयों पर उसके पिता की अच्छी पकड़ थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा लैटिन भाषा में थी। लैटिन के टीचर मिस्टर अम्बोर्स्की द्वारा जो किताबें उसे दी गई थी, उनमें एक कहानी थी, गोल्डन आस, सोने का गधा। वह कहानी उसे सबसे अच्छी लगती थी। यह अप्यूलियस द्वारा लिखी गई थी। वह बहुत पुरानी किताब थी और मिक्सी जैसे नौसिखुआ के लिए कठिन थी, इसलिए मिस्टर अम्बोर्स्की ने उसे ऑगस्ट रोड द्वारा किया गया इसका जर्मन ट्रांसलेशन मुहैया कराया और मिक्सी उसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। यह किताब उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसे इस किताब जैसी और कोई किताब नहीं मिली। कई एपिसोड में लिखी गई उस कहानी में यह बताया गया था कि एक अभागा आदमी कैसे एक दिन गधे में तब्दील हो जाता है। यह कहानी व्यक्तिगत तौर पर उसे सूट करती थी। उसे कहानी का हीरो लूसियस बहुत पसंद था, इसलिए वह भी उसी के जैसा बनना चाहता था, चतुर, ढीठ और स्वाभिमानी। लूसियस की अनुभवहीनता को मिक्सी ने स्वीकार कर लिया, जो उसका एक अच्छा गुण साबित हुआ। उसकी वजह से वह ऐसी जगहों पर चला जाता था जहां उसका अपना स्वरूप इतना परिवर्तित हो जाता था कि वह किसी की पहचान में ही नहीं आता था। लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदल रही थी और तब उसका दोनों स्वरूप, बाहरी और आंतरिक, अलग अलग हो जाता था।
जब उसका आंतरिक स्वरूप बाहरी स्वरूप के आवरण में ढका हुआ रहता था तो दुनिया को उसका वही स्वरूप दिखाई पड़ता था, लेकिन मिक्सी इस बात से हैरान रहता था कि क्यों उसका आंतरिक स्वरूप बाहरी स्वरूप के अंदर असहज महसूस करता है। लूसियस की गाथा तो उसकी भयानक यातना की थी, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कब वह अपने पहले स्वरूप में लौट पाएगा। उसे डर था कि वह गधे के रूप में ही तो नहीं मर जाएगा। इस तरह तो उसका आंतरिक स्वरूप कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा कि लोग उसे पहचान सकें। मिक्सी इस ड्रामे से बहुत प्रभावित था, फिर भी वास्तव में वह इस पर पूरा यकीन नहीं कर पाता था। अपने रूप परिवर्तन से मिक्सी की अपेक्षा लूसियस बहुत कम परेशान था, क्योंकि उसे यकीन था कि किसी न किसी दिन दैवीय कृपा से उसकी काया पलट अवश्य होगी।